नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इतने दिन तो जैसे साइकोलॉजी या सीडीपी की बात करूं तो वो तो जैसे 15-15 क्वेश्चन हम ला रहे थे। अब मैंने बता दिया कि जैसे पूरी साइको को, पूरी जो सीडीपी है, पूरी साइकोलॉजी है, इसको मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और विशेष तौर पर मित्रों, जैसे रीट वालों के लिए भी ये ठीक है, सीटेट वालों के लिए भी काम आएगा। इसके अलावा जो मतलब मैंने विशेष तौर पर जो बोला था, किन के लिए, डीएसएसएसबी वालों के लिए बोला था ना, कि उनकी साइकोलॉजी जिनको करनी है ना, तो हमारे चैनल से जुड़िए, बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे पूरी साइको करवाऊंगा और एक नंबर की करवाऊंगा मित्रों, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज उसी संदर्भ में कि बाल विकास की देखिए 3 ही अवस्थाएं होती है। ठीक है, 4 नहीं होती, 3 होती है ना। पहली शेष अवस्था होती है, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी मित्रों किशोरावस्था होती है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मित्रों शेष अवस्था। क्या पढ़ेंगे? शेष अवस्था ना। शेष अवस्था को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है मित्रों। अब देखिए इसमें क्या है, लिखा है कि शेष अवस्था 0 से 5 वर्ष, यानी कि जो शेष अवस्था मतलब शिशु की अवस्था, छोटे शिशु की अवस्था। ठीक है, यानी कि नवजात अवस्था कैसे कह सकते हैं इसको ना। शेष अवस्था 0 से लेकर 5 की है। क्या लिखा है देखो, यह अवस्था बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था कहलाती है। बालक के जन्म लेने की, जैसे ही बालक ने जन्म लिया, यानी कि 0 से जन्म लेते 0 से शुरू हो जाती है, उसके ठीक बाद की उपरांत की अवस्था है। उपरांत यानी ठीक बाद की, यानी कि 0 से शुरू होकर फिर 5 वर्ष की अवस्था है शेष अवस्था, लिखा है ऊपर। यानी कि ये क्या है मित्रों, ये शेष अवस्था है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं। शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है मित्रों? देखिए, शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं देखेंगे हम मित्रों कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। सबसे पहली चीज क्या है मित्रों? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। देखिए, अगर मैं बात करूं बाल्यावस्था की, तो उसे कहेंगे जीवन का सबसे अनोखा काल। क्या कहेंगे मित्रों? जीवन का सबसे अनोखा काल, है ना। उसी प्रकार अगर मैं किशोरावस्था की बात करूं तो एक शब्द में किशोरावस्था को कहेंगे जीवन का सबसे कठिन काल। उसी प्रकार शेष अवस्था को कह देंगे हम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, यानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल वो मित्रों शेष अवस्था हो जाएगी। जीवन का सबसे अगर अनोखा काल पूछे तो कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था हो जाएगी। और जीवन का सबसे कठिन काल पूछे तो कौन सी हो जाएगी मित्रों? किशोरावस्था हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा कहलाता है? शेष अवस्था कहलाता है। अब जीवन का शेष सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल आपने पढ़ा है शेष अवस्था को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब देखिए जो बालक का शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सभी प्रकार का जो मतलब विकास हो, संवेगात्मक विकास, वो सभी है ना इस शेष अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इसलिए इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। दूसरी विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता यानी रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि देखिए शेष अवस्था के जो मतलब शुरुआती जैसे 3 वर्ष मान लो, है ना। शुरुआती 2 या 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। शारीरिक विकास में जैसे कि उसका हाथ, पैर, उसकी ज्ञानेंद्रियां, आंतरिक अंग, मांसपेशियां, भार वगैरह है ना, उसकी लंबाई वगैरह है, मांसपेशियां है ना, इनमें क्या, इनमें तीव्र गति से विकास हो जाना, ये शारीरिक विकास में तीव्रता किस अवस्था में होती है मित्रों? शेष अवस्था में होती है। ठीक है, इसके बाद में चले तो देखिए बाद में क्या है, इसके अगली है कि मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। ये हो चुका, ये हो चुका ना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। अब मानसिक क्रियाएं क्या होती है मित्रों? मानसिक क्रियाएं जैसे कि ध्यान, स्मृति, मस्तिष्क, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना मतलब सेंसेशन एंड प्रत्यक्षीकरण मतलब परसेप्शन, है ना। तो इन चीज़ों के जो विकास है उसमें भी पर्याप्त तीव्रता आती है। किस अवस्था में? शेष अवस्था में। यानी कि ध्यान रखना, 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष की आयु तक बालक की लगभग सब मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लग जाती है। और शुरुआती 3 वर्षों में ही बालक का क्या हो जाता है? शारीरिक विकास अति तीव्र गति से हो जाता है। मानसिक क्रिया, अब देखिए जैसे कल्पना करना, संवेदना क्या होती है? संवेदना किसी चीज़ के अनुभव करना, है ना, वो संवेदना होती है। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के ठीक पहले की प्रक्रिया संवेदना है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों क्या चीज़ है वो बता देता हूँ मैं ना। देखिए एक तो है मित्रों संवेदना। ठीक है, संवेदना है जैसे किसी चीज़ की गंध आ रही है, वो क्या है मित्रों? वो संवेदना है ना। जैसे किसी चीज़ की गंध हमने ले ली, वो संवेदना है। लेकिन ये गंध किस चीज़ की आ रही है? ये सुगंध है या दुर्गंध है, अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, वो उस मतलब उसका अर्थ बताना, वो क्या होता है मित्रों? वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये मानसिक क्रियाओं की तीव्रता किस में होती है? शेष अवस्था में होती है ना। आगे देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी कि रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। कहने का मतलब सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता।
शिशु की जो सीखने की प्रक्रिया में बहुत ही तीव्रता होती है और वो आवश्यक जो बातें होती है वो इस अवस्था में सीख लेता है मित्रों, है ना। जैसे इससे संबंधित एक कथन आएगा आगे, वो मनोवैज्ञानिक का नाम है मित्रों गेसल। क्या है? गेसल। गेसल नामक मनोविज्ञान, नीचे देखेंगे मनोवैज्ञानिक कथन देखेंगे शिशुअवस्था से संबंधित, है ना। तो उसमें क्या आ रखा है, उसमें गेसल ने कहा था, क्या कहा था कि बालक शुरुआती 6 वर्षों में, अब देखिए शुरुआती 6, आप कहोगे कि सर आपने बताया शेष अवस्था 0 से 5 होती है, लेकिन शुरुआती मतलब क्या है कि 0 से ही तो शुरू हो रही है, 0 से 5 में आ जाती है ना भाई, 6 वर्ष का कहा है तो 0 से 5 में आ जाते हैं 6 वर्ष ना। तो इसमें क्या होता है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है ना, ये गेसल का कथन है। और यही क्या है, ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता है, यानी कि शुरुआती अवस्था में इतना तीव्र गति से सीखता है जितना 12 वर्षों में आधा ही सीख पाता है उसका ना। ये है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। आगे देखिए, आगे क्या आ रखा है मित्रों, कल्पना की सजीवता। आगे क्या आ रखा है, आगे देखिए कल्पना की सजीवता, है ना, कि कल्पना सजीव है किस अवस्था में, शेष अवस्था में। कल्पना की सजीवता पूछे किस अवस्था की विशेषता है, तो शेष अवस्था ना। ऐसा किसने कहा, आगे हम कथन पढ़ेंगे, ऐसा कहा था मित्रों कुप्पुस्वामी ने। किसने कहा था, कुप्पुस्वामी ने ना। कुप्पुस्वामी का कथन है कि क्या है, कि 4 वर्ष का बालक, कुप्पुस्वामी ने एक कथन दिया था, कहा कि 4 वर्ष का जो बालक है ना, उसमें ज़्यादा होती है कल्पना की सजीवता। कल्पना को ही वो सजीव मान लेता है, यानी कि सत्य क्या है असत्य क्या है वो नहीं जानता, है ना। सत्य असत्य में वो अंतर नहीं कर पाता, वो तो क्या करता है, काल्पनिक जो चीज़ें होती है ना उसकी कल्पना में आ रही कि उसको वो सजीव मानता है। ये कुप्पुस्वामी ने कहा और ये शेष अवस्था की प्रमुख विशेषता बताई। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों, पर निर्भरता। क्या है, पर निर्भरता, पर यानी दूसरों पर, है ना। तो आपने देखा होगा, आपने जिन्होंने पढ़ा होगा कि भाई दूसरों पर निर्भर रहना ना, तो वो पर निर्भरता एक ही चीज़ है। ठीक है ना, दूसरों पर निर्भर कैसे रहता है बालक, देखिए जन्म के बाद आपको पता है सारे कार्य, है ना, वो कर ही नहीं सकता, कुछ भी कार्य वो नहीं कर सकता, है ना। तो देखिए मतलब वो एक असहाय स्थिति में रहता है ना। उसके फिर उसके माता पिता उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और विशेष रूप से कौन करते हैं, आपको पता है विशेष रूप से उसकी माता करती है। क्यों, क्योंकि बालक की प्रथम शिक्षक या गुरु उसकी माता होती है। तो पर निर्भरता यही होती है कि वह दूसरों पर क्या रहता है, इस अवस्था में निर्भर रहता है ना। अगला है मित्रों नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव, अभाव मतलब कमी, यानी कि नैतिकता इस अवस्था में नहीं होती। अगर पूछा जाए कि नैतिकता का अभाव या कहूँ मित्रों पूर्ण अभाव, अभाव या पूर्ण अभाव, नैतिकता का अभाव रहे या पूर्ण अभाव रहे, किस अवस्था में होता है मित्रों, तो क्या बताओगे आप, शेष अवस्था में होता है ना। यानी कि नैतिकता मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा का नॉलेज, है ना। अच्छी क्या है अपने लिए, बुरी चीज़ क्या है ना, उचित बात क्या है, अनुचित बात है, इसका कुछ भी उनको मतलब रहता ही नहीं, है ना। इनका कुछ भी जो नॉलेज है वो नहीं रहता है। बच्चा इस अवस्था में ये जानता ही नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है ना। उनको जो पसंद है, उनको जो वांछित है, बस वो करता रहता है। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव या पूर्ण अभाव शेष अवस्था की विशेषता होती है। आगे है मित्रों अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण देख कर सीखना, जैसे वो मतलब अपने माता पिता भाई बहन, है ना, उनके कार्य वो क्या करता है, धीरे धीरे व्यवहार व अनुकरण कर लेता है और अनुकरण द्वारा वे सीखता है इस अवस्था में ना। फिर क्या आ रखा है मित्रों, सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास, अब देखिए सामाजिक भावना का विकास शेष अवस्था में भी होता है। कैसे होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था में पूर्ण रूप से, बाल्यावस्था में धीरे धीरे, मतलब शुरुआत होती है बाल्यावस्था में। लेकिन देखिए ये शेषावस्था में क्यों पढ़ रहे हैं हम, सर आप पूछोगे सर ये तो बाल्यावस्था की है ना। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप बाल्यावस्था की से नहीं, देखिए बाल्यावस्था की है बिल्कुल है, लेकिन देखिए शेषावस्था में सामाजिक भावना का विकास मैं बता दूं कैसे है ना। शेषावस्था में जो अंतिम वर्ष है ना मित्रों, अंतिम वर्ष, तब अंतिम वर्ष ना, जैसे कि 5 मान लो 5वां वर्ष ना, 5वां या 6वां वर्ष, यानी कि शुरुआती बाल्यावस्था और शेषावस्था अंतिम वर्ष, वो टाइम होता है, वो समय होता है जब बालक क्या करता है, सामाजिक भावना का विकास होता है। कैसे, जैसे देखिए 4 या 5 साल का बालक है ना, उससे छोटा जो बालक है उसके साथ वो क्या करेगा, अपने खिलौनों को शेयर करेगा, अपनी चीज़ें उसे देगा, है ना। उसकी चीज़ टूट गई तो वह उसे देगा, है ना। यानी कि ये क्या है, अपने भाइयों, अपने बहनों की, छोटे बहनों की, छोटे भाइयों की रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, ऐसी प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। ये कथन किसने कहा, ये वैलेंटाइन ने कहा था। सीखने का आदर्श काल किसने, शेष अवस्था को किसने बताया मित्रों, वैलेंटाइन ने बताया। बस यही चीज़ है वो, सीखने का आदर्श काल, मतलब ये ऐसी आदर्श चीज़ें उस बालक में आ जाती है जिसे सामाजिक भावना का विकास हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, आगे आ रखी है एक और विशेषता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। क्या है मित्रों, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा।
शिशु में शेष अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति का बाहुल्य होता है। कहने का मतलब है कि बहुलता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानने की इच्छा करता है। कैसे? तो इसका एक उदाहरण जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पहले प्रश्न जो तैयार किए वो जिन्होंने देखे उनको पता है ना। कैसे? कि जैसे मैंने लिखा था कि एक 4 या 5 वर्ष का बालक है, वो अपने जो खिलौने हैं, खिलौनों को क्या करता है, खिलौनों को जैसे तोड़कर या जोड़कर है ना वो प्रयास करता है, तोड़ना जोड़ता है। तो ये चीज़ क्या है, ये किस अवस्था में होता है, ये शेष अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है इसके अंदर क्या है ना, इसको जोड़ूँ तो क्या होगा, ऐसी यानी कि उसमें जिज्ञासा है मित्रों, जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति शेष अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन या फैक्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि देखिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, लेकिन पूछे कि शेष अवस्था में बालक किस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा करता है, तो ध्यान रखिए दो चीज़ें होती है, क्यों और कैसे। क्यों व कैसे, क्यों व कैसे पर आधारित प्रश्न बालक किस अवस्था में पूछता है, शेष अवस्था में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण जो शेष अवस्था की विशेषता। इसके अलावा एक देखिए एक दो विशेषता और आ रखी है अभी, है ना। क्या अवस्थाएं हैं देखिए, ये भी देख लीजिए कि जैसे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, वो विशेषता है इसकी दो तीन, कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। देखिए मित्रों, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जैसे मान लीजिए छोटे बालक को गुस्सा आ गया तो वह इसे अपनी वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। उसे भूख लग गई तो वह क्या करेगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहेगा, यानी कि कोई भी चीज़ अपने मुंह में रख के खाने लगेगा, इसका मतलब उसको भूख लगी। यह मूल प्रवृत्तियों आधारित व्यवहार की अवस्था है। भावी जीवन की आधारशिला है मित्रों, भावी जीवन की आधारशिला, ये किसने कहा था, ये कहा था स्ट्रेंग ने। किसने कहा था मित्रों, स्ट्रेंग नामक एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था मित्रों कि ये जो मतलब अवस्था है वो भावी जीवन की आधारशिला है ना। इन्होंने कहा कि जीवन के शुरुआती जो 2 वर्ष है ना, उसमें बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास से करता है। ये कथन किसने कहा, स्ट्रिंग ने कहा। आपने पढ़ा होगा ना, तो मतलब भावी जीवन की आधारशिला यही अवस्था कहलाती है ना। इसके अलावा है क्षणिक संवेग की अवस्था, यानी कि बालक में जो भी संवेग रहता है ना, जो भी संवेग इस अवस्था में व्याप्त है वो अन्य अवस्थाओं की तुलना में, ध्यान से सुन लेना, अन्य अवस्थाओं की तुलना में वो क्या रहता है, वो क्षणिक रहता है, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे क्षणिक संवेग की अवस्था कहते हैं। ये थी क्या, मुख्य विशेषताएं। मित्रों आप अन्य बुक में पढ़ोगे, आप कहीं से भी पढ़ोगे, इसके अलावा एक या दो चीज़ें आपको अलग मिलेगी, बाकी कुछ भी इनकी विशेषताएं शेष अवस्था से नहीं मिलेगी, यानी इनसे बाहर प्रश्न जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना केवल एक दो बुक के नहीं मित्रों, एक दो बुक के नहीं है। ये जो शेष अवस्था के बारे में नोट्स है वो एक दो बुक्स के नहीं है, ये आरबीएससी की बुक्स से है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे, है ना। यानी कि ये कम से कम 5 बुकों से आपके नोट्स तैयार किए गए हैं मित्रों, है ना। शॉर्ट में मतलब आपको पूरा मैं समझा रहा हूँ विस्तार से ना, तो 5 बुकों से कम बता रहा हूँ, 5-6 बुकों से ये तैयार किए हुए नोट्स है, तो इनसे बाहर प्रश्न जाने का सवाल ही नहीं है। अगर आपको लगता है इनसे बाहर जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो ना। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि ये जो अवस्थाएं हमने पढ़ी ऊपर, इनके अलावा और कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है ना, जो शेष अवस्था का उपनाम है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मित्रों कि शेष अवस्था के महत्व के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के विचार या कथन। देखिए शेष अवस्था के महत्व के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या विचार दिए थे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने क्या कहा मित्रों, सीखने का आदर्श काल है। मैंने बता दिया आदर्श काल मतलब ये नहीं है कि सीखने में तीव्रता नहीं, जो भी सीखेगा मतलब यहाँ पे वो चीज़ काम आती है, कौन सी, सामाजिक भावना का विकास, जो हमने ऊपर विशेषता पढ़ी ना, सीखने का आदर्श काल बस वही है। वैलेंटाइन ने वो कहा था कि बालक में, शिशु में सामाजिक भावना का विकास शेष अवस्था के अंतिम वर्षों में हो जाता है, यानी कि अपने मतलब साथी के साथ या अपने छोटे भाई बहन के साथ खिलौना टूट गया तो उससे अपनी चीज़ें शेयर करना, यानी कि उसकी रक्षा करना, ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, वो दूसरों को साझेदार बनाता है। ये क्या, ये आदर्श मूल्य है, आदर्श काल कहलाता है। ये वैलेंटाइन ने कहा था, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। आगे चलते हैं, दूसरा किसने कथन कहा था, स्ट्रेंग ने। दूसरा किसका मित्रों, स्ट्रेंग ने। स्ट्रेंग ने कहा जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, अतः यह उसकी भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कही जाती है, ठीक है। यह कथन मैंने पहले ऊपर बता दिया कि भावी जीवन की आधारशिला मतलब जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में बालक इतना ज़्यादा सीख लेता है ना, कि मतलब वो अपना जो बाकी का जीवन बचा है ना, उसका मतलब शिलान्यास वहीं पर उसने शुरुआत कर दी है, इसीलिए भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था कही जाती है ना। तो प्रश्न को ऐसे घुमा सकते हैं कि भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था किसे कहते हैं, शेष अवस्था को। अब पूछ सकते हैं किसने कहा, तो स्ट्रेंग ने कहा, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए भावी जीवन का, यहाँ देखिए भावी जीवन का शिलान्यास, ये रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए कौन आते हैं, गुड एनप आते हैं, ठीक है। कौन आते हैं मित्रों, गुड एनप। गुड एनप ने क्या कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, बुद्धि, है ना, इनका विकास, मानसिक क्रियाओं का विकास जितना भी व्यक्ति का होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। ये किसने कहा था, ये गुड एनप ने कहा था। कि जैसे 100% ले लो, 100% में कह रहा है
कि उसकी मानसिक जो 50% विकास है, मानसिक 50% केवल 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है, ये गुडेनफ ने कहा था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, चौथा क्या कथन है, गेसल ने दिया था। चौथा ये मनोवैज्ञानिक जो कथन है वो गेसल ने दिया था, ऊपर हमने और पढ़ लिया है ना। क्या कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख लेता है। ठीक है, ये किसने कहा था, गेसल ने। कि बालक शुरुआती 6 वर्षों में, तो शुरुआती मतलब 0 से शुरू हो रहा है ना भाई, भले ही 6वां वर्ष बाल्यावस्था में आए लेकिन 5 वर्ष तक से, तो मतलब कहने का मतलब ये है मित्रों कि शुरुआती 6 वर्ष मतलब 5 तो इधर गए, तो इसलिए ये शेष अवस्था संबंधी कथन आ जाता है। गेसल ने कहा शुरुआती 6 वर्षों में बालक इतना सीख लेता है कि बाद के 12 वर्षों से भी वो दुगुना सीख लेता है, ये गेसल ने कहा। ठीक है, अब थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये देखिए 5वां इसमें सम्मिलित आ रखा है। ठीक है, देखिए ये रहा 5वां, कि कुप्पुस्वामी ने क्या कहा था मित्रों, कुप्पुस्वामी ने कहा था कि 4 वर्ष के बालक के, कुप्पुस्वामी ने कहा था 5वां कथन, कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात है कल्पना की सजीवता। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। ये किसने कहा था, ये कहा था, ये वह असत्य भाषी जान पड़ता है, ये किसने कहा था, कुप्पुस्वामी ने कहा कि 4 वर्ष का जो बालक है उसमें कल्पना की सजीवता रहती है, सत्य सत्य क्या उसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये कहा था कुप्पुस्वामी ने। आगे चलते हैं 6वें कथन पर मित्रों। 6वां कथन क्या है, 6वां कथन दिया था एडलर ने। किसने कहा मित्रों, एडलर ने, कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है, ये कहा था एडलर ने। यानी कि बालक का जन्म हो गया कुछ महीने बाद ही, है ना, ये निश्चित हो जाता है कि जीवन में आगे उसका क्या होगा, उसका क्या स्थान होगा, ये एडलर ने कहा था मित्रों ना। आगे चलते हैं प्रश्न मतलब विकल्प नंबर, ये जो 7वां पॉइंट है इस पे चलते हैं मित्रों। क्रो एंड क्रो का है ये। ठीक है, क्रो एवं क्रो ने कहा कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है, बहुत छोटा होता है ना वो अकेला खेलता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे उसकी आयु और अधिक बढ़ती है वह दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था में से गुजरता है, और अंत में क्या करता है, जब बाल्यावस्था लगभग प्रारंभ में आ जाती है, शेष अवस्था समाप्त होने लगती है, तब वे क्या करता है, अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद अनुभव करता है। अपनी आयु के बालकों के साथ खेलना ये पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था की विशेषता कही जा सकती है, लेकिन शेष अवस्था का वहाँ पे अंत हो रहा है ना। तो ये कहा किसने, करो एवं क्रो ने कहा था। याद रखना ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है, धीरे धीरे दूसरे बालकों के समीप खेलने की अवस्था से गुजरता है, और अंत में अपनी उम्र के बालकों के साथ खेलने में आनंद महसूस करता है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। आगे देखते हैं 8वां क्या है, ड्राइडेन ने कहा था। ड्राइडेन नामक मनोवैज्ञानिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है, ये किसने कहा था, ये मित्रों ये ड्राइडेन ने कहा था। क्या कहा था कि देखिए शुरुआत में मतलब बालक छोटा रहता है उसको, मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये जिम्मेदारी किसकी, शिक्षक और माता पिता की जिम्मेदारी है, कि मतलब क्या करें, माता पिता उसके सबसे पहले माता पिता, है ना, परिवार उसका समाजीकरण का पहला घटक है। यानी कि माता पिता क्या करें, उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करेंगे, है ना, जैसे सत्य बोलना वगैरह सिखाएंगे उसे, है ना, गलत नहीं बोलना, ऐसी चीज़ें सिखाएंगे। ये कौन सिखाएंगे, माता पिता सिखाएंगे। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, बाद में वो एक सभ्य समाज में रहने लायक बनेगा। यानी कि पहले उसमें आदतों का निर्माण करेंगे, फिर वही आदतें उसका निर्माण करती ही। ये ड्राइडेन का कथन है मित्रों। आगे देखते हैं जो 9वां कथन है वो है मित्रों रूसो का। किसका है, रूसो का। रूसो ने यह भी कहा कि शेष अवस्था में बालकों को शारीरिक अंगों की शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इन्होंने कथन दिया है कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, है ना। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, और शुरुआती 5 वर्ष में वह पहचान सकता है, सोच सकता है, याद कर सकता है। कहने का मतलब अंगों की शिक्षा इसी अवस्था में बालकों को, छोटे बालकों को दी जानी चाहिए। ठीक है, अगला कथन है 10वां सिगमंड फ्राइड का, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शुरुआती 4-5 वर्ष इतने महत्वपूर्ण है उसके, यानी कि एक प्रकार की नींव है ये बालक के जीवन की, मनुष्य के जीवन की नींव है। शुरुआती 4-5 वर्षों में जो उससे बनना होता है, यानी कि वही 4-5 वर्ष तय करते हैं जो बाद का पूरे जीवन पर आधारित रहते हैं। तो ये कथन कहा था सिगमंड फ्राइड ने। अंतिम कथन है मित्रों 11वां कथन वॉटसन का। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक, इन्होंने कहा था शेष अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। विकास के बारे में इन्होंने कहा कि बालक का विकास शेष अवस्था में अन्य तुलनाओं से, किसी अवस्था की तुलना में यानी अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में ना सीखने की सीमा और तीव्रता बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अधिक रहती है, ये वॉटसन ने कहा था मित्रों। तो ये 11 कथन है, मनोवैज्ञानिक कथन है। इनके अलावा 1-2 कथन और बच गए होंगे, लेकिन आपके लेवल के अनुसार बता दूं मैं, रीट सीटेड या डीएसएसबी वालों के लिए ये बहुत काफ़ी है। ठीक है, ये जो करवाया बहुत काफ़ी है, इनके अलावा और कुछ नहीं रहा। अगर कुछ रहा है और आपके माइंड में है तो विशेष तौर पर रीट वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल क्या कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना।
ताकि आपके ज्ञान का या आपकी तैयारी का पता चल सके। ठीक है, इसके अलावा देखिए मित्रों, अन्य और संबंधित तथ्य ले लेते हैं। अन्य संबंधित तथ्य में और पता चल जाएगा ना क्या चीज़ें छूट रही है। देखिए अन्य संबंधित तथ्य, मानव जीवन का आधार। अब देखिए कई बार क्या होता है मित्रों, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, ठीक है, और ये नहीं पढ़ाया मानव जीवन का आधार। अब वहाँ प्रश्न में आपके एग्जाम में आ जाए कि मानव जीवन का आधार किस अवस्था कहते हैं, फिर आप कहोगे कि सर आपने कहा कि बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, फिर ये कहाँ गया, मानव जीवन का आधार आपने पढ़ाया नहीं है ना। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ आपको प्रूफ के साथ मानव जीवन का आधार। देखिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या है, मानव जीवन का आधार ही तो है भाई। मैंने कह दिया कि पूरे जीवन की वो क्या है, वो पूरे जीवन की शेष अवस्था की नींव है मित्रों। तो नींव है मतलब आधार है, क्योंकि जो मतलब विकास होना इसी अवस्था में विकास होता है, तो मानव जीवन का आधार कहा जाता है इसे। ठीक है, फिर क्या है, अच्छा है अगला, है ना। अगला पॉइंट है खेल की आयु। अगर पूछे खेल की आयु कौन सी है, खेल की शिक्षा देनी चाहिए, है ना। खेल खेल में बालक क्या करता है, ज़्यादा सीखता है ना। तो खेल की आयु कौन सी, शेष अवस्था। अगर पूछे मित्रों खिलौनों की आयु कौन सी, ये तुलनात्मक अध्ययन हुआ ना। अगर पूछे खेल की आयु तो कौन सी, शेष अवस्था। ठीक है, अगर पूछे खिलौनों की आयु कौन सी तो बताना पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी मित्रों, पूर्व बाल्यावस्था, ये खिलौनों की है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, सबसे अधिक शरीर व मस्तिष्क की ग्रहणशील अवस्था शेष अवस्था कही जाती है। ये पॉइंट आपको और कहीं नहीं मिलेंगे मित्रों, देख लेना आप। सबसे अधिक शरीर की, हमने ऊपर पढ़ा ना कि शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी कि शरीर सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रहण कर रहा है। मस्तिष्क हमने पढ़ा मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, यानी कि मस्तिष्क भी ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, किस अवस्था में, शेष अवस्था में। ठीक है, ये हमने ऊपर पढ़े, उन्हीं से संबंधित है। आगे देखिए चौथा कथन क्या आ रखा है। चौथा कथन देखिए मित्रों, चौथा है नवजात शिशु में उत्तेजना के अलावा कोई संवेग नहीं होता। ये किसने कहा था, ये ब्रिजेज ने कहा था। ब्रिजेज नामक एक मनोवैज्ञानिक हुआ था, उसने 1932 यानी 1932 में संवेगों का अध्ययन किया था। तब उसने बताया कि एक नवजात शिशु है, यानी कि शेष अवस्था में केवल उत्तेजना ही एक प्रमुख संवेग माना जाता है। ठीक है, अगर पूछ ले ऐसा प्रश्न, देखो पहले आ भी रखा है कि शेष अवस्था में इनमें से कौन सा संवेग बालक में पाया जाता है, शिशु में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ 4 ऑप्शन आ गए, भय, क्रोध, प्रेम या उत्तेजना। तो वहाँ पे उत्तेजना ही करना। ठीक है, मूल रूप से यही पाया जाता है। बाकी बाल अन्य जो बाल मनोवैज्ञानिक है उन्होंने मुख्य रूप से 4 संवेग नवजात शिशु में माने हैं। कितने माने हैं मित्रों, 4 माने हैं, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा कथन क्या है, देखिए इस अवस्था में बालक क्यों व कैसे के प्रश्न पूछता है। मैंने ऊपर बता दिया, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति होती है मित्रों, है ना, क्या, जिज्ञासा की, बालक में कुछ जानने की प्रवृत्ति, खिलौनों को तोड़ता है, जोड़ता है अपनी चीज़ों का ना, तो ये क्या है। और इसके अलावा क्यों, कैसे, ऐसे भी प्रश्न वो 4-5 की उम्र में पूछ लेता है ना। तो ये क्या है मित्रों, ये बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, क्यों और कैसे की। अब देखिए मित्रों, जैसे कि ये एक चित्र दे रखा है। ठीक है, इस चित्र में देखिए मित्रों, छोटे बच्चे का दे रखा है, यानी कि एक शेष अवस्था का चित्र है। ठीक है, किसका है मित्रों, शेष अवस्था का चित्र दे रखा है। ये चित्र क्यों दे रखा है, देखिए इस चित्र देने का मकसद एक तो ये है कि यहाँ पे देखिए आप सामाजिक मुस्कान देख रहे हो मित्रों। क्या देख रहे हो, सामाजिक मुस्कान। ठीक है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी होती है मित्रों, शेष अवस्था कहलाती है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था कौन सी, शेष अवस्था। दूसरी चीज़ देखिए, इस बच्चे की आपको ना मतलब उम्र बता दूं मैं अभी, है ना, ये लगभग 1 साल से भी कम है, 10 माह इसकी उम्र है। ठीक है, 10 माह की। लेकिन देखिए देखने पे क्या पता चलता है, देखने पे ये पता चलता है कि इसका शारीरिक विकास में क्या आई मित्रों, शारीरिक विकास में तीव्रता आई है। शारीरिक विकास इसका तीव्र हो चुका है, देख लीजिए आप खुद ना, दिख रहा है इसमें। ये लग रहा है जैसे 10 माह से बड़ा है, लेकिन ये 10 माह का बच्चा है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था है। ठीक है, क्योंकि सामाजिक मुस्कान की अवस्था, मुस्कान इसी अवस्था में देखने को मिलती है, वो इसमें आप झलकती है साफ साफ। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक विकास क्या हो रहा है, यहाँ पे तीव्र हो रहा है ना। तो इस चित्र को देखने का यही उद्देश्य, एक प्रश्न और आपके तैयार हो रहा है मित्रों। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया शेष अवस्था। अब हम देखेंगे दोस्तों कि शेष अवस्था में जो मतलब विकास के विभिन्न पहलू है, जैसे कि शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, ये चीज़ें कैसे होती है, शेष अवस्था में डेवलप कैसे होती है, तो ये देखेंगे हम आज के पार्ट 2 में। तो चलते हैं मित्रों अब दूसरे पार्ट में, जिसमें देखिए दे रखा है शेष अवस्था में शारीरिक विकास। देखिए क्या है शेष अवस्था में शारीरिक विकास। शेष अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले देख लेते हैं इसके कि शेष अवस्था के कुल कितने भाग है मित्रों, 2 भाग है ना। पहला है पूर्व शेष अवस्था, जिसमें जन्म से 0 से 3 वर्ष, यानी टोटल शेष अवस्था चलती है मित्रों, हमने देखा था 0 से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक चलती है ना। तो देखा था इसमें पूर्व शेष अवस्था जन्म से 3 वर्ष और उत्तर शेष अवस्था 3 से
6 वर्ष चलती है, ठीक है। तो ये शेष अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया मित्रों। आगे देखते हैं, देखिए इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है। तो देखिए शारीरिक विकास में सबसे पहला पॉइंट क्या है मित्रों, देखिए शारीरिक विकास देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट है लंबाई। क्या है मित्रों, लंबाई। अब आपको बता दूं मैं, लंबाई इसमें बताई है 20 से 21 इंच, 20 से 21 इंच। एक जो शेष अवस्था, उससे पहले नवजात जो शिशु की अवस्था पूछे, वहाँ पे लंबाई दे रखी मित्रों 19.5 इंच। कितनी दे रखी वो भी ध्यान दे लेना। नवजात शिशु के पूछे 19.5 इंच, और ये दे रखी शेष अवस्था में 20 से 21 इंच। और ये किसने बताया था, ये श्रीमती हरलोक ने बताया था। ये हरलोक है ना, ये श्रीमती है, श्रीमान नहीं है, ठीक है। तो श्रीमती हरलोक के अनुसार 20 से 21 इंच शेष अवस्था में शारीरिक विकास में लंबाई होती है। और ये लंबाई 5 साल में जन्म की लंबाई की दुगुनी हो जाती है। यानी कि 5 साल में अगर ये लंबाई देखे शेष अवस्था में बालक की, शिशु की देखे, तो 20 दूने कितने होते हैं, दुगुनी, यानी कि 40 या 42 इंच लगभग हो जाती है मित्रों। आगे देखिए, आगे दूसरा पॉइंट क्या आता है मित्रों, भार, वजन। वजन देखिए कितना दे रखा है, 6 से 8 पौंड। यानी आपने कहीं पे पढ़ा होगा 7, कहीं पे 7.5, लेकिन नॉर्मल आपको औसतन याद रखना है 6 से 8 पौंड होता है मित्रों शेष अवस्था में शिशु का भार या वजन, ठीक है। आगे ये देखिए, वजन में लिखा है कि 4 माह में जन्म से 2 गुना, यानी कि 4 माह में, यानी कि जन्म के समय 6 से 8 बताया, और 4 महीनों में ही ये 2 गुना हो जाता है। यानी कि 8 दूने 16 पौंड हो जाता है, लगभग 16-18 पौंड हो जाता है मित्रों 4 महीने में। और 5 वर्ष की बात करूं तो लगभग 5 गुना, यानी कि ये हो जाता है लगभग 40 पौंड। ये भी ठीक है, नॉर्मल आप क्या है कि ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसे नहीं पूछे कि 4 माह में कितनी होती है ना, यही पूछ रहे कि ये लंबाई जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब इतना पूछेंगे 20 से 21 या 5 साल में कितनी हो जाती है, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर भी आपको क्या है कि नॉर्मल से याद रखने हैं। अब आगे देखिए मित्रों, इसमें जो हमने पढ़ा लंबाई, बार पढ़ ली, है ना। इसी क्रम में हम देखते हैं तीसरा, हड्डियाँ। क्या देखते हैं मित्रों, हड्डियाँ। जन्म के समय होती है 270 हड्डियाँ। कितनी होती है मित्रों, 270 हड्डियाँ। यानी कि शेष अवस्था में बालक में कितनी होती है, 270। यहाँ पे मैं 3 फैक्ट बताऊंगा, तीनों याद रखने। पहला फैक्ट क्या है मित्रों, 270 का है ना, पहला फैक्ट। पहला देती 270 हड्डियाँ कब, शेष अवस्था में। अगर ये बात करें कि मित्रों एक वयस्क में कितनी होती है ना, वयस्क या परिपक्व अवस्था में, तो 206 हड्डियाँ। और पूछे बाल्य अवस्था में तो कितनी होती है, वो मित्रों आप बताओगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में करना है। क्यों, आप क्यों बताओगे, क्योंकि ये रीट वालों के लिए स्पेशल तौर पर है, या डीएसएसबी वालों ने जिन्होंने पहले तैयारी की होगी तो उनको तो पता है बाल्य अवस्था में कितनी होती है ना, तो वो आप बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है। ये आज का प्रश्न है मित्रों, इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर, ठीक है। 270 की बात करूं, ये कब है, जन्म के समय या शेष अवस्था में। 206 वयस्क या परिपक्व अवस्था में कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती है बालक में, ठीक है, ये आप बताओगे। आगे चलते हैं, मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियां पढ़ेंगे। यानी जन्म के समय अविकसित होती है, अविकसित आपको पता है, जन्म के समय जो बालक की मांसपेशियां ना मुलायम होती है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मतलब जैसे ही शेष अवस्था खत्म होती है 5 से 6 वर्ष में, वो मांसपेशियां मजबूत व कठोर हो जाती है ना। जन्म के समय इनका भार, इनका मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 23% होता है। शरीर के टोटल भार है उसका 23% मांसपेशियों का भार जन्म के समय होता है। 5 वर्ष में ये 2% ही बढ़ता है। 5 वर्ष में कितना बढ़ता है मित्रों, 2% बढ़ता है। ये थी मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। अब पढ़ेंगे मित्रों, क्या पढ़ेंगे हम, दांतों का विकास। क्या देखेंगे मित्रों, दांतों का विकास। देखिए दांतों का विकास 3 माह से प्रारंभ होकर, याद रखना प्रारंभ कब से होते हैं शेष अवस्था में, 3 माह से। 3 माह से 3 महीने से प्रारंभ होकर 21 से 25 वर्ष तक निरंतर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो दांतों का विकास है वो मित्रों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से, 3 माह से ये प्रारंभ हो जाती है दांत निकलना। सर आप कहोगे कि सर 3 महीने से नहीं निकलते, तो देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे हम ना, यहाँ लिखा हुआ। बाकी अस्थायी दांत जन्म के 6 महीने से विकसित होते हैं, सही चीज़ है ना। लेकिन दांतों का विकास, दांतों के लिए जो मतलब जगह बनती है उसका विकास वो 3 माह से प्रारंभ हो जाती है ना। तो 3 महीने से लेकर 21 से 25 साल तक दांत आते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 2 प्रकार के। कितने होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है मित्रों अस्थायी दांत। आपको पता है अस्थायी यानी कि जो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा वर्षों तक नहीं रहते, जिन्हें कहते हैं दूध के दांत। यही दांत होते हैं जो हमारे टूटने के बाद नए आते हैं, ये अस्थायी होते हैं। और इसके अलावा होते हैं दूसरा स्थायी दांत। क्या होता है मित्रों, स्थायी दांत, है ना।
तो देखिए दूध के दांत भी कहते हैं अस्थायी दांतों को, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, जन्म के 6 माह बाद से विकसित होते हैं, जन्म के 6 महीने से ये अस्थायी दांत विकसित होते हैं, और 2 से 2.5 साल में इनकी संख्या कितनी हो जाती है मित्रों, ये भी याद रखना, 2 से 2.5 वर्ष में अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लिखा है कि निचले जबड़े में दांत पहले और ऊपरी जबड़े में दांत बाद में आते हैं, तो ये भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। निचले जबड़े, अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे ना, श्योर रहिए, लेकिन ठीक है अपने बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए, है ना, क्योंकि कभी कभार ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे तो फिर वहीं कर सकेंगे जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा है। तो निचले जबड़े में दांत पहले आते हैं और ऊपरी जबड़े में दांत बाद में निकलते हैं, और इन्हीं के अनुसार फिर जो दाढ़ें होती है वो निकलना आरंभ होती है मित्रों। ये तो था हमने पढ़ा शेष अवस्था में शारीरिक विकास मित्रों, क्या पढ़ा, शारीरिक विकास। अब पढ़ेंगे मित्रों शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास, क्या पढ़ेंगे मित्रों, शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे, है ना। देखिए संवेगात्मक है ना, संवेगों का विकास। अब देखिए थोड़ा बहुत संवेग के बारे में देख लेते हैं, बाकी जब संवेग का टॉपिक आएगा तब देखेंगे। संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशंस कहा जाता है मित्रों। संवेग शब्द है अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है इमोशन, हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ संवेग, ठीक है। अब ये जो इमोशन है अंग्रेजी का इमोशन, अब इस इमोशन पर पढ़ेंगे, ये इमोशन क्या है। तो इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है मित्रों लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से। किससे हुई है, इमोवरी शब्द है ये, EMOVERE, इंग्लिश में भी ध्यान दे लेना। इमोवरी शब्द जो लैटिन भाषा का है, ये लैटिन भाषा का इमोवरी है, संवेग नहीं है, ठीक है। इमोशन ये अंग्रेजी भाषा का है, इमोवरी ये लैटिन भाषा का है, ठीक है। अगर पूछ सकते हैं इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द इमोवरी से हुई, लैटिन भाषा का ना। और इस इमोवरी का अर्थ क्या होता है मित्रों, उत्पत्ति करना। संवेग क्या होता है, संवेग होता है व्यक्ति को उत्तेजित करने वाली अवस्था या दशा, है ना। तो देखिए उत्पत्ति करना, उत्पत्ति हो जाती है उसमें हिला देना, यानी अंदर से वो व्यक्ति हिल जाता है, वो व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, भड़क उड़ता है, या कह सकते हैं उद्दीप्त हो जाता है ना। ये इसके अर्थ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए लिखा है कि व्यक्ति की उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था को ही संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, व्यक्ति की जो उत्तेजित या उद्वेलित, ये क्या है, ये आंतरिक अवस्था होती है मित्रों, ये बाहरी नहीं होती है ना, ये आंतरिक होती है ना। आंतरिक उसके मतलब अंदर, है ना। हाँ व्यक्त, अगर इनको कहूँ कि संवेग जो व्यक्त होते हैं वो बाहरी रूप में होते हैं, संवेग व्यक्त बाहरी रूप में। जैसे क्रोध आ गया तो किसी के गुस्से में क्या करती, किसी के जैसे थप्पड़ लगाती, तो वो थप्पड़ क्या है, वो बाहरी हो गया, ठीक है। लेकिन ये आंतरिक अवस्था होती है, उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था, है ना। इसका अर्थ उत्पत्ति करना, हिला देना वगैरह होता है, ये संवेग कहलाता है मित्रों, ना। अब पढ़ते हैं हम संवेगात्मक विकास इसमें कैसे होता है ना। देखिए संवेगात्मक विकास कैसे होता है शेष अवस्था में। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, ये कथन किसने कहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है मित्रों, है ना। वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, ये कथन किसने कहा, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जब आपने अच्छी तरह ध्यान दिया या अच्छी तरह वीडियो देखा होगा उन्हीं को पता। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका मतलब जो सुन रहे हैं उनको अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उनको याद है कि नहीं, ठीक है। जन्म के समय याद रखना शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, यही नॉर्मल बात है, ठीक है। यही है नॉर्मल चीज़ और यही मेन चीज़ है ना। इससे मत कि जन्म के समय ये संवेग होता है वो नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना को अनुभव करता है, ठीक है। आगे देखिए 1 माह का शिशु उत्तेजना के कारण ही पीड़ा का अनुभव करता है, ये नॉर्मल चीज़ है। मतलब देखिए शॉर्ट में मैंने समझाया, क्यों, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएगी वही चीज़ें हैं, जो एग्जाम में आपके नहीं आएगी उन चीज़ों को मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। 1 महीने का शिशु उत्तेजना कारण ही पीड़ा का अनुभव करता है, तो बाद में ना उत्तेजना की जगह पीड़ा को भी संवेग बताया गया है ना, पहले वीडियो में देख लेना, पहला पार्ट में, ठीक है। 3 माह के शिशु की बात करूं तो वो आनंद और क्रोध का अनुभव करता है। 3 महीने का जो शिशु है वो आनंद और क्रोध का भी अनुभव करता है। आगे चलिए मित्रों, आगे क्या लिखा है, लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, 2 साल की आयु की बात करें आगे, जैसे 1 महीना, 3 महीना, 2 महीना, ऐसे आगे बढ़ रहे हैं ना। 2 साल की आयु में शिशु में देखिए प्रेम आ जाता है, आनंद आ जाता है, क्रोध आ जाता है और भय, ये प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। ये 2 वर्ष की आयु में होता है मित्रों ना। आगे लिखा है शेष अवस्था में संवेग क्षीण होते हैं। देखिए अब तक आपके 2 प्रश्न हो चुके हैं, एक बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी है, और दूसरा प्रश्न क्या हुआ था, ये कथन किसने दिया था कि शेष अवस्था में कोई संवेग नहीं होता। शेष अवस्था में संवेग क्षीण होते हैं, यानी कि संवेग क्या होते हैं मित्रों, कमजोर होते हैं, अर्थात थोड़ी थोड़ी देर में संवेग बदलते रहते हैं। हमने पढ़ा था कि शेष अवस्था क्षणिक संवेग की अवस्था है, पहले वीडियो में ना इसका उपनाम पढ़ा था हमने, है ना। शेष अवस्था क्षणिक संवेग की अवस्था होती है, मतलब कि कमजोर संवेग होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बाकी की अवस्थाओं में क्या इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है संवेगों का, है ना। शेष अवस्था में वो क्या, इतना नैतिक विकास नहीं हो रखा, उसके मतलब इतना सोच समझ नहीं होता है ना उसमें कि, तो जो जो संवेग होते हैं ना वो क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं, ना थोड़ी देर देर में संवेग समाप्त हो जाते हैं, बदलते रहते हैं मित्रों, है ना। तो ये मित्रों क्या पूरा हो चुका है। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया शारीरिक विकास, ये हो चुका है मित्रों संवेगात्मक विकास।
अब आगे देखते हैं, शेष अवस्था में बौद्धिक विकास देखते हैं। देखिए हमने जो शारीरिक विकास देख लिया, संवेगात्मक विकास देख लिया, अब देखते हैं बौद्धिक विकास, है ना। तो देखिए शेष अवस्था में बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब बुद्धि का विकास, ठीक है। बौद्धिक विकास को ही मानसिक विकास कहा जाएगा, इसे ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाएगा। तो देखिए मानव विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रिय है मित्रों। क्या है? ज्ञानेंद्रिय। यानी कि जो ज्ञानेंद्रिय होती है आप जानते हो, है ना, उनसे सीखना किस अवस्था में होता है? शेष अवस्था में। यानी कि मनुष्य के विकास का प्रमुख साधन कहूँ या कहूँ कि शेष अवस्था में जो बौद्धिक विकास होता है उसका आधार क्या है मित्रों? ज्ञानेंद्रिय है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, 1 वर्ष का शिशु अस्पष्ट ध्वनियां व तुतलाते हुए 3-4 निरर्थक शब्द बोलता है। अब देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे हम। जैसे जैसे ये देखिए काफ़ी बार आ जाता है कि 1 वर्ष का बालक कितनी बोलता है, 1 से 2 वर्ष का बालक है ना, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यही देखेंगे हम मित्रों। तो देखिए 1 वर्ष का जो शिशु है, कितना? 1 वर्ष का शिशु वो क्या करता है? अस्पष्ट ध्वनियाँ और तुतलाते हुए, आप जानते हो तोतली भाषा में, है ना, 3 से 4 निरर्थक शब्द जिनके कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द बोलता है 1 वर्ष का शिशु, ठीक है। 1 से 2 वर्ष के बीच में जो शिशु, लगभग 15 से 18 माह का शिशु, वो सार्थक शब्द बोलते हुए फिर 2-3 शब्दों के वाक्य भी वो बोल लेता है। कब? 1 से 2 वर्ष का शिशु उम्र में हो जाने पर। आगे देखिए, आगे लिखा है 3 वर्ष का बालक 4-5 शब्दों के, कितना? 3 वर्ष का बालक 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलना सीख लेता है। और यहीं, इसको ध्यान में रखिए, यहीं शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है। क्या? यही शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है। ध्यान क्या रखना है मित्रों? ध्यान रखना है ये चीज़, यही शिशु शिक्षा का उपयुक्त समय होता है। कौन सा? 3 वर्ष वाला। कौन सा? 3 वर्ष का। यानी कि 3 वर्ष से पहले शिशु को कोई भी शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो शिक्षा देंगे वो उसके लिए अनुपयुक्त होगी, उपयुक्त नहीं होगी मित्रों। ये चीज़ आ रखी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? मानसिक विकास की गति तीव्र। क्या कहा गया है? मानसिक विकास की गति तीव्र है मित्रों। इसका मतलब क्या है? मानसिक विकास मैंने पहले ही बताया कि बौद्धिक विकास कहूँ या फिर मैं संज्ञानात्मक कहूँ, बौद्धिक कह दूँ इसको, है ना, या संज्ञानात्मक संज्ञान कह दूँ, या फिर मैं मानसिक विकास कह दूँ, है ना, तीनों नाम एक ही है मित्रों। इसकी गति तीव्र होती है। शेष अवस्था में शारीरिक विकास भी तीव्र होता है और मानसिक विकास भी तीव्र होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने एक कथन भी पढ़ा इससे संबंधित कि जो गेसल है, कौन से मनोवैज्ञानिक मित्रों? गेसल, है ना। गेसल मनोवैज्ञानिक ने कहा कि बालक शुरू के 6 वर्षों में दुगना सीखता है बाद के 12 वर्षों से। ये कथन हमने पहले जो पार्ट शेष अवस्था था उसमें पढ़ लिया था, है ना, याद है? तो भाई अच्छी बात है ना। देखिए ये हमने जो पहला पार्ट था उसी में पढ़ा कि गेसल ने क्या कहा कि मानसिक विकास की गति तीव्र होती है, शुरुआत के 6 वर्षों में दुगना सीख लेता है, अंत के यानी कि बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। ये गेसल ने कहा था। यानी कि मानसिक विकास की गति तीव्र किस अवस्था में होती है? शेष अवस्था में होती है मित्रों, ना। आगे देखिए, आगे क्या है? ये क्या था? ये बौद्धिक विकास था। यानी कि जो मुख्य मेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वही लाया है, मैं लाया हूँ, बाकी ना फालतू मैटर नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, शेष अवस्था में क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास। क्रियात्मक या कह दूं गत्यात्मक विकास क्या होता है ना, क्रियात्मक, गत्यात्मक, या इसका एक और नाम है, मैं आपको ये उपनाम भी बता रहा हूँ, जैसे मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, गत्यात्मक या गामक विकास, ठीक है। इसमें जो अंदरूनी क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है बालक में, और ये कब होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ कब से होता है? तो याद रखना, गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से हुई हो जाता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ बिल्कुल ही राइट है, 100% ये चीज़ राइट है मित्रों, ना, ऐसे नहीं कि गलत है, ठीक है। ये कोई चीज़ गलत नहीं है मित्रों, ये क्या है? ये राइट है मित्रों, ना। क्या? कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ पूछे तो बताना गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही शुरू हो जाता है। कैसे? देखिए, जब तीसरा महीना रहता है, बच्चा पेट में रहता है, वहाँ के तीसरा महीना रहता है ना, तो तीसरे महीने में वो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ करने लग जाता है ना। कहने का मतलब तीसरे माह में तो प्रारंभ होता है। और जो गर्भवती माँ होती है वो इसका अनुभव कौन से में करती है? तो याद रखना, चौथे या 5वें या लगभग 6वें महीने में वे क्या करती है? इसका अनुभव करती है। कैसे? कि बालक के अपने हाथों पैरों को वहाँ पे हिलाने लगता है, हिलाने डुलाने लगता है। इसका अनुभव जो गर्भवती माता है वो चौथे या 5वें महीने में अनुभव करती है, जबकि ये बालक, वरना जो शिशु है वो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से ही कर देता है, ठीक है। आगे चीज़ लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या?
क्रियात्मक विकास सामान्य से विशिष्ट। कैसे कि इसमें जो जैसे मतलब शेष अवस्था पढ़ते हैं 0 से 5 ना, कि इसमें छोटा बालक क्या करता है, पहले किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने पूरी शक्ति का प्रयोग कर देता है। जैसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का प्रयोग करता है ना, ये क्या चीज़ हुई, ये सामान्य क्रिया हुई, ठीक है। फिर वो क्या करता है ना, जब 2 हाथों से पकड़ता है ये सामान्य हुई, ठीक है। और फिर वो क्या कहता है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया है ना शेष अवस्था की बात, तो वो एक हाथ से उसको पकड़ने लगता है, आसानी से पकड़ लेता है, तो ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर क्रियात्मक विकास चलता है। आगे देखिए, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल का तीव्रता से विकास होता है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था यानी शेष अवस्था, कहने का मतलब शेष अवस्था में देखे तो देखिए कौशल है ना, क्रियात्मक कौशल 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थूल और दूसरा होता है सूक्ष्म, ठीक है। तो अगर देखे 0 से 5 है ना शेष अवस्था में देखे तब तो स्थूल क्रियात्मक कौशल का तीव्रता से विकास होता है, और शेष अवस्था के बाद ये शेष अवस्था, ये है शेष अवस्था है, ठीक है। लिखा है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक स्थूल क्रियात्मक कौशल का तीव्रता से विकास होता है। स्थूल क्रियात्मक कौन से, जैसे चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, फुदकना, ये चीज़ें हुई है ना, ये क्या है, ये स्थूल क्रियात्मक कौशल है, इनका शेष अवस्था में ही विकास हो जाता है, ठीक है। जबकि जो सूक्ष्म क्रियात्मक है इनका शेष अवस्था के बाद होता है। ये दोनों के दोनों भाई वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकते हैं कि शेष अवस्था में किस प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है, तो स्थूल। शेष अवस्था के बाद पूछे तो सूक्ष्म, सूक्ष्म में कौन से आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया स्थूल में चढ़ना, खेलना ना, दौड़ना, कूदना, फुदकना, ये आते हैं। जबकि सूक्ष्म में आ जाते हैं लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना, किसी चीज़ की जैसे पॉलिश करना, पेंटिंग बनाना, उपकरणों का प्रयोग करना, ये चीज़ें सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आती है, जिनका विकास होता है शेष अवस्था के बाद में। अंतिम फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। क्रियात्मक विकास में सर्वप्रथम सिर का विकास होता है, बाद में गर्दन, धड़ और पैरों का विकास होता है, ठीक है। यानी क्रियात्मक विकास में सबसे पहले किसका विकास होगा, याद रखना, सिर का। शिशु के सिर का विकास होगा, तभी वे क्या करेगा, सर्वप्रथम अपनी आंखों को हिलाने लगेगा, सिर को हिलाने लगेगा ना। बाद में गर्दन, धड़, हाथ पैरों का विकास होता है, इसीलिए वो बाद में अपने हाथ पैरों की गति को करता है, ठीक है। ये हो गया मित्रों क्रियात्मक विकास। आगे देखते हैं कौन सा, शेष अवस्था में सामाजिक विकास। कौन सा मित्रों, शेष अवस्था में सामाजिक विकास, ठीक है। अब देखिए शेष अवस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है ना, तो देखिए 3 माह का शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है। जब पहला पार्ट पढ़ा था तो उसने मैंने उस एक छोटे उसे बच्चे का ना, एक सुंदर बच्चे का चित्र प्रस्तुत किया था। उसमें मैंने क्या बताया, सामाजिक मुस्कान की अवस्था शेष अवस्था को कहते हैं मित्रों, है ना। और मैंने बताया वो बच्चा 10 माह का था। 3 माह का शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है। देखिए सामाजिक विकास क्या होना, सामाजिक किसे कहते हैं, जैसे बच्चा अपनी माँ से भी कोई संबंध बनाएगा, माँ के प्रति कोई प्रतिक्रिया करेगा, तो वो भी क्या है, सामाजिक। क्यों, क्योंकि समाज का हिस्सा होती है माँ, नहीं है क्या भाई। सामाजिक घटक, प्राथमिक घटक कौन सा है, परिवार। परिवार में तो माँ पिता आते हैं ना। तो देखिए शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है तीसरे महीने का होने के बाद। वह तीसरे माह में शिशु ना क्या करता है कि सामाजिक विकास होना, कि उसके मतलब सामाजिक विकास के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देने लग जाता है। यानी हमें पता चल जाता है, एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, प्रतीत होने लगता है मित्रों कि 3 माह का शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वे जैसे रोता है, हंसता है, तो वो सामाजिक मुस्कान है ना, सामाजिक रोना, ये सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। 1.5 से 2 वर्ष का, लगभग 15 से 18 वर्ष का जो शिशु है, दूसरे शिशु के साथ खेलना चाहता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता है, ये क्या है, ये सामाजिक विकास हो रहा है मित्रों उसका, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट आ रखे हैं मित्रों आगे। एक है कि शिशु जरसील्ड के अनुसार, ये जरसील्ड मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक परिभाषा आ रखी है कि जरसील्ड के अनुसार शिशुओं के खेल समूह में किसी भी तरह का अर्थ भेद, जाति भेद और रंग भेद नहीं पाया जाता। अच्छी बात है ना, कि जो शेष अवस्था होती है, इस शेष अवस्था में जैसे बालक और बालिका दोनों साथ में खेलते हैं ना, तो ना तो कोई लिंग भेद पाया जाता, ठीक है। एक लिंग भेद भी याद रखना, यहाँ लिंग भेद नहीं लिखा है। जैसे अर्थ भेद, जाति भेद, किसी प्रकार का रंग का भेद या लिंग भेद बिल्कुल ही नहीं पाया जाता मित्रों, ये जरसील्ड ने कहा था, और यही शेष अवस्था में बात लागू होती है, ठीक है। और अंतिम कथन देख लेते हैं हम इस शेष अवस्था की, जो विकास की बात करूँ, विकास के पहलू की बात करूँ, तो ये अंतिम पॉइंट है कि शिशु विद्यालय में आने के पूर्व आत्म केंद्रित होता है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इस पर मुख्य रूप से गौर करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा आपके लिए, है ना, कि शिशु विद्यालय में आने से पहले, देखिए शेषावस्था उम्र जब पूरी होती है उसी के बाद विद्यालय जाएगा, यानी कि शेष अवस्था में रहने तक बालक क्या होता है मित्रों, आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है, आत्म केंद्रित, यानी अपने विचारों पर केंद्रित होता है, स्वयं पर ही केंद्रित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट है मित्रों, जिसे याद रख लेना। तो दोस्तों ये हमने 2 पार्ट में पढ़ ली
तो हम शेष अवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहले प्रश्न पे पहला प्रश्न देखिए मित्रों। पहला प्रश्न है शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है। शेष अवस्था हमने पढ़ ली 0 से 5 वर्ष, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता सही है, ये तो विशेषता है इसकी, है ना, कि शारीरिक विकास तीव्र होता है ना, ये तो हमने पढ़ा था। दूसरों पर निर्भरता या जैसे कहते हैं पर निर्भरता, तो ये शेष अवस्था में जो शिशु है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ये भी ठीक है। नैतिकता का होना ये शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। जबकि मानसिक विकास में तीव्रता, तो मानसिक विकास में शारीरिक विकास में तो तीव्रता होती है ना, लेकिन नैतिकता का होना ये हमने शेष अवस्था की विशेषता नहीं पढ़ी। जब पहले पार्ट में हमने शेष अवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी मित्रों, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा था मित्रों नैतिकता का होना, ये नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था नैतिकता का पूर्ण अभाव। मित्रों क्या पढ़ा था, नैतिकता का पूर्ण अभाव, यानी इस उम्र में शिशुओं के पास किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, ठीक है। हाँ, नैतिकता का जब विकास होगा शिशु में शेष अवस्था के अंत में होगा, और उसका आधार क्या होगा, संवेगात्मक विकास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 1 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या प्रश्न है कि किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। मानव जीवन का आधार किस अवस्था को माना जाता है मित्रों, ठीक है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था हमने पढ़ लिया, और हम इसी पे प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, तो आप बता दोगे कि शेष अवस्था को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न ऐसे है नहीं कि वहाँ आपके सारे प्रश्न शेष अवस्था से आएंगे, नहीं। तो हमें याद क्या रखना, हमें ये याद रखना इतना ही बस ना, इनको भूल जाओ, ठीक है। अब आपको पता है इसका उत्तर यही होगा, ठीक है, यही होगा। लेकिन मानव जीवन का आधार शेष अवस्था को ही कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब मानव जीवन की वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, सभी प्रकार के विकास की नींव इस उम्र में पड़ जाती है, इस अवस्था में पड़ती है। तो इस प्रकार आपके शेष अवस्था को ही मानव जीवन का आधार कहा जाता है। जो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 देखिए, खेल की आयु कहा जाता है। देखिए खेल की आयु कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न एक बार एनसीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए आपके लिए कितना बेनिफिट है, आपके लिए जो अदर मतलब जो भी ओल्ड पेपर है वो भी सोल्व हो रहे हैं साथ में साथ, ठीक है। खेल की आयु कहा जाता है, किसको खेल की आयु कहा जाता है ना, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12, ये खेल की आयु नहीं है, ठीक है। शेष अवस्था होती है 0 से 5, और यही खेल की आयु कहलाती है मित्रों। शेष अवस्था को ही खेल की आयु कहते हैं। स्ट्रेंग, किसने, स्ट्रेंग नामक मनोवैज्ञानिक है मित्रों, उस स्ट्रेंग ने कहा था, क्या कहा था कि मतलब खेल के माध्यम से इस उम्र में, इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, स्ट्रेंग ने कहा था, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रेंग ने यह भी कथन कहा था कि 10 वर्ष का शायद ही वे कोई बालक होगा जिसने कोई खेल नहीं खेला, ये भी स्ट्रेंग का कथन ये, ठीक है। लेकिन वो बाल्यावस्था के संदर्भ में आ जाता है, क्योंकि 10 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था में, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था ये 6 से 9 हो जाती है ना, इसकी क्या विशेषता, उपयुक्त सभी नहीं होंगे। पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं खिलौनों की आयु। क्या कहते हैं मित्रों, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु पूछे पूर्व बाल्यावस्था, और अगर खेल की आयु पूछे मित्रों तो शेष अवस्था हो जाती है ना। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अच्छा प्रश्न है। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के, किस अवस्था के बारे में कहा जाता है क्या, कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो आपको पता है जो शेष अवस्था है मित्रों, इसमें ये कथन किसने कहा था कि 50% विकास, मानसिक 50% मानसिक विकास पूरा हो जाता है इस अवस्था तक, या कह सकते हैं 3 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष तक ही 50% मानसिक विकास हो जाता है। ये कथन किसने कहा मित्रों, ये कहा था गुडन एप ने। किसने कहा था, गुडन एप ने कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 4 है वहां पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, वृद्धि निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक होती है ना। प्रश्न क्या है, वृद्धि, वृद्धि में क्या, विकास के हमने अलग अलग क्षेत्र पढ़े, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, है ना। तो वृद्धि उनमें से कौन सी है, वृद्धि आ जाती है मित्रों शारीरिक। वृद्धि में क्या आ जाता है, शारीरिक, यानी शरीर की ही वृद्धि होती है, बाकी सब विकास में, ठीक है। और ये जो शारीरिक वृद्धि है ना, ये विकास का एक हिस्सा है, ठीक है। तो किस काल में ये सबसे अधिक होती है, तो आपको पता है शारीरिक विकास किस काल में अधिक होता है, सबसे अधिक शेषो काल में होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये नहीं होगा, ठीक है। तो शेषो काल या शेषो अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, ये हमने पढ़ा था। तो वृद्धि का पूछे, वृद्धि शरीर की ही होती है, शरीर के अंगों की ही वृद्धि होती है ना।
तो क्या हो जाएगा, अगर अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के आया वरना। तो देखिए हमने पढ़ा कि शारीरिक विकास की तीव्रता शेषवावस्था में, ठीक है। इधर पूछा है कि वृद्धि की तीव्रता किस काल में होगी, तो वृद्धि शारीरिक विकास को तो वृद्धि कहते हैं, तो वो शेषव काल में ही हो गया ना। तो शेषव काल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लगभग 6 वर्ष के अवस्था तक मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत तक हो जाता है। अच्छा प्रश्न है, एक और अच्छा प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। क्या है कि लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक, ये भी याद रखना क्योंकि घुमा के फिर पूछ लेंगे आपको कि मस्तिष्क का विकास कितनी उम्र तक कितना हो जाता है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत हो जाता है, 70, 80, 65 या 90%। तो मित्रों याद रखना 6 वर्ष की अवस्था यानी कि जब शेषावस्था का अंत होता है, समाप्त होती है, तब मस्तिष्क का जो विकास है वो लगभग 90% या 90% मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है आपके प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 7वां क्या है, शेषवावस्था तक किस प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है। हमने क्रियात्मक या जिसे कहते हैं गत्यात्मक या जिसे कहते हैं गामक विकास, है ना, यानी ये शक्ति और गति से। अगर पूछे क्रियात्मक कौशल का संबंध किससे है ना, एक प्रश्न ये भी बन जाता है, तो याद रखना शक्ति और गति से है, ठीक है। शरीर के जो मांसपेशियों की, पैरों की शक्ति और गति होना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रीट में आ चुका है, ठीक है। अब शेषवावस्था तक पूछा, यानी शेषवावस्था में किन क्रियात्मक कौशल विकास होता है। 2 होते हैं क्रियात्मक कौशल, मैंने वीडियो में बता दिया। एक होते हैं स्थूल क्रियात्मक, दूसरा होता है सूक्ष्म क्रियात्मक ना। तो यहाँ पे उक्त दोनों नहीं रहेंगे ना, इनमें से कोई नहीं, यहाँ रहेंगे मित्रों स्थूल क्रियात्मक कौशल, नहीं कि सूक्ष्म ना। स्थूल क्रियात्मक कौशल जिनमें चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, उछलना, फेंकना ना, ये चीजें आएगी, ठीक है। इनका विकास हो जाता है स्थूल क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, और इसका विकास हो जाता है शेषवावस्था में ही हो जाता है, ठीक है। यानी शेषवावस्था तक पूछा है तो स्थूल क्रियात्मक सही है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों की बात करूं तो इनका विकास होता है शेषावस्था के बाद। तो इस प्रकार ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। लीजिए प्रश्न संख्या 8 क्या है मित्रों, कि शिशु में, ये भी वीडियो से बताया हुआ प्रश्न है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो आपने नहीं पढ़े वो घुमाए हुए प्रश्न है। शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ पूछा है, गर्भकालीन अवस्था में होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ कब, किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, गर्भकालीन या शेषावस्था। तो ध्यान रखना शेषावस्था नहीं, वहाँ गर्भकालीन आएगी। शेषावस्था से भी पूर्व आती है गर्भकालीन अवस्था ना, भ्रूणावस्था। तो उस गर्भकालीन अवस्था में किस मास से शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन गया किस अवस्था में होता है, गर्भकालीन अवस्था में, ठीक है। दूसरे माह, तीसरे माह, 5वें माह, 10वें माह। तो मित्रों याद रखना तीसरे माह में बच्चा क्या करता है, शिशु क्या करता है, माँ के उदर में, माँ के गर्भ में, माँ के पेट में ही क्या करता है, मतलब शरीर के जो शारीरिक अंग है, हाथ पैर, उनको हिलने डुलने लगता है। यानी कि वो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ हो जाता है तीसरे माह से। और अगर इसे पूछे कि इसको माँ कब अनुभव करती है, गर्भवती माँ, तो याद रखना 5वें या 6वें माह में इसे गर्भवती माँ अनुभव कर लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर आपके 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर, और ये भी हमने 7वां प्रश्न ही देखा था मित्रों। निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल का उदाहरण नहीं है। अच्छा प्रश्न है। स्थूल कौशल, सूक्ष्म कौशल भी देखे ना, तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, यही पूछा है। देखिए, उछलना, फेंकना, पेंटिंग करना या दौड़ना। तो देखिए मित्रों स्थूल कौशल, इनका विकास शेषावस्था में होता है। कब होता है स्थूल कौशल का विकास, शेषावस्था में, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। और दूसरे आते हैं मित्रों सूक्ष्म कौशल, है ना। तो देखिए उछलना, फेंकना, दौड़ना, चलना, बैठना, उठना, गिरना, ये क्या है, ये स्थूल कौशल है जिनका विकास होता है शेषावस्था में, ठीक है। लेकिन मित्रों बात करूं मैं पेंटिंग करना, सिलाई बुनाई करना, पेंटिंग करना, उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे ब्रश पेन पेंटिंग का प्रयोग करना, है ना, लिखना, पढ़ना, ये कौशल आ जाते हैं। ये आते हैं मित्रों सूक्ष्म पेशी या सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। और इनका विकास कब होता है, इनका विकास होता है मित्रों शेषावस्था के बाद। कब होता है मित्रों, शेषावस्था के बाद होता है, ठीक है, याद रखिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10वां देखिए, एक शिशु अपनी पहली सामाजिक मुस्कान कब देता है। सामाजिक मुस्कान की अवस्था शेषावस्था, कौन सी अवस्था मित्रों, शेषावस्था ना। और एक शिशु अपनी पहली सामाजिक मुस्कान कब देता है, पहले वर्ष में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 7वें महीने में। तो आपको मैंने बता दिया
कि एक बालक होता है वो तीसरे माह में अपनी पहली सामाजिक मुस्कान देता है, सामाजिक संबंध बना लेता है, सामाजिक यानी समाज के लोगों से संबंध बना लेता है। समाज के लोगों में उसकी माँ भी शामिल होती है, उसका पिता भी शामिल होता है, क्योंकि परिवार सामाजिकरण का प्रथम घटक है। ये आपने पढ़ा होगा जब सीटेट रेट की तैयारी की हुई तब, है ना। तो तीसरे माह में बालक जैसे रोना लगता है, चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है, तो ये क्या है, ये सामाजिक प्रतिक्रिया है ना, सामाजिक रवैया है, सामाजिक विकास का उदाहरण है। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 देखिए, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए मित्रों, जो दोहराने की प्रवृत्ति है ना, तो देखिए दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में, आपको पता है हम इस अवस्था के प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना, अब आपको यहाँ पे सभी को पता है कि शेष अवस्था के प्रश्न पढ़ रहे हैं तो दोहराने की प्रवृत्ति इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन याद ये रखना है कि शेष अवस्था में ही दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था 1 और 3 विकल्प में नहीं पाई जाती मित्रों। शेष अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि शेष अवस्था में शिशु या छोटे जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी शब्दों को या किन्हीं क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मुख्य रूप से जो अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है मित्रों वो पाई जाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बार बार किसी चीज़ का दोहरान करते रहते हैं ना। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां देखिए मित्रों, रोस के अनुसार शेष अवस्था मानी जाती है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए अगर देना है तो, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, बोलो ठीक है। तो देखिए सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, रोस के अनुसार। वैसे शेष अवस्था आपको पता है कब होती है, 0 से 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पूछा रोस, यानी देखिए कुछ विद्वान होते हैं, है ना, कुछ के अनुसार अलग है, उनमें आपको बता दूं मैं, बाकी आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो रोस ने बताई है वेरी इंपॉर्टेंट है, रोस वाले पढ़ देना आप, ठीक है। रोस ने इस अवस्था का क्या समय बताया, उस अवस्था का क्या समय ना। तो 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 1 से 6। तो मित्रों याद रखना 1 से 3 वर्ष यही रोस ने शेष अवस्था का सही समय माना है, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। इस प्रश्न का जिक्र हम जो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 शेष अवस्था के बारे में पढ़े उनमें कर चुके हैं। वहां से प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा घुमाया हुआ है ना। तो देखिए शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग, इस प्रश्न का जिक्र मैंने किया था, लेकिन मैटर जो हमने कंसेप्ट थ्योरी पढ़ी थी उसमें यह प्रश्न नहीं था। उसमें यह था कि शिशु में मतलब 2 वर्ष तक, सुनिए क्या, 2 वर्ष तक, है ना, 2 वर्ष तक बालक में मुख्य रूप से 4 जो संवेग हैं उनका विकास होता है। कितने का होता है मित्रों, 4 संवेगों का होता है ना। वो 4 ये रहे, भय है, क्रोध है, प्रेम है, और एक है पीड़ा या उत्तेजना, है ना। पीड़ा होती है, उत्तेजना से वो पीड़ा का अनुभव करता है। ये 4 है। ये कथन किसका है अगर पूछे तो आप बताना मित्रों, ये ब्रिजेज का कथन है ना, कि 2 वर्ष के बालक में मुख्य रूप से जो संवेग होता है उनका विकास हो जाता है। ये ब्रिजेज का कथन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पूछा शिशु में जन्म के समय पाए जाने वाले संवेग है, तो ब्रिजेव ने ही कहा था कि जन्म के समय शिशु में एक ही संवेग पाया जाता है मुख्य रूप से, और वो कौन सा है, उत्तेजना, है ना। मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक ही संवेग है, वो है उत्तेजना। और मैंने बताया आपको पहले कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, भय, क्रोध, उत्तेजना, प्रेम चारों पाए जाते हैं, लेकिन ये 2 वर्ष तक पाए जाते हैं, ये 2 वर्ष का होने पर आएंगे। लेकिन यहाँ पूछा जन्म के समय, तो यहाँ जन्म के समय उत्तेजना ही मुख्य रूप से संवेग शिशुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 14वां क्या है, क्रोध, प्रेम, भय व पीड़ा नामक, ये नामक है, ठीक है। क्रोध, प्रेम, पीड़ा, भय नामक 4 मुख्य समय, कितने मित्रों, 4 मैंने बता दिया पहले, ठीक है। पिछले प्रश्न में हम इसी का जिक्र कर चुके, मुख्य समय शिशु में विकसित हो जाता है ना, पहले वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष। अभी तक भी मैंने बताया है, पिछले प्रश्न में जिक्र किया था कि ये मित्रों ब्रिजेज का कथन है। किसका कथन है मित्रों, ब्रिजेज नामक मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने संवेगात्मक अध्ययन किया शिशुओं पर 1932 में। कब किया, वर्ष 1932 में किया इन्होंने बताया क्रोध, प्रेम, भय और पीड़ा से ही क्या होती है, उत्तेजना। तो कहीं पे पीड़ा लिखा है, कहीं पे उत्तेजना लिखा है, एक ही चीज है। बाकी क्रोध, प्रेम, भय ये 3 अन्य संवेग है, ठीक है। तो 4 मुख्य संवेग, अगर पूछ सकते संवेगों की कितनी संख्या, 2 वर्ष तक, यहाँ बात की जा रही है 2 वर्ष तक शिशु में क्रोध, प्रेम, भय व पीड़ा या उत्तेजना नामक 4 मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं। ये किसने कहा, ब्रिजेज ने कहा था, है ना। 1932 में उसने अध्ययन किया था संवेगात्मक। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर
2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 15वें में। अच्छा प्रश्न है मित्रों, देखिए क्या प्रश्न है। दूध के दांतों की संख्या होती है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है भाई, है ना। एचटेट में ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है। एचटेट में पूछा गया दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो हमने पढ़ा था, जब दांतों का विकास पढ़ा था मैंने, तब बताया था आपको, है ना। जब दांतों का विकास पढ़ा था तब मैंने बताया दूध के दांत इनको क्या कहते हैं। दूध के दांत मतलब कि, दूध के दांत मतलब क्या है, यानी जो मतलब टूट जाते हैं ना, कच्चे दांत जो टूट जाते हैं, मतलब क्या है, मतलब है भाई साहब अस्थायी दांत। क्या, अस्थायी दांत क्या है मित्रों, अस्थायी दांत, यानी कि जो स्थायी नहीं रहते, जो टूटकर नए निकलते हैं, उन्हें कहते हैं दूध के दांत। दूसरे दांत कौन से होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। तो इनकी संख्या, है ना, इनकी संख्या कितनी होती है शेष अवस्था तक, 12, 16, 20 या 24, है ना। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, 12, 16, 24 नहीं होती है, इनकी संख्या होती है मित्रों 20। दूध के दांत या अस्थायी दांत है ये 20 होते हैं मित्रों, याद रखना, शेष अवस्था तक। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 16 लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट दमदार प्रश्न है मित्रों, कि जन्म के समय बालक और बालिका दोनों की पूछिए, ठीक है, बालक की और बालिका की क्रमशः नाड़ी की गति कितनी होती है, ठीक है, नाड़ी की गति। एक, अब ये प्रश्न देखिए आपके मतलब टॉपिक में नहीं था, यहाँ है, ठीक है। तो देखिए 120 प्रति मिनट, 130 प्रति मिनट, 120 प्लस मतलब क्रम से 120 एवं 130 है, 130 या 144 है, 150 या 162 है, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए बालक में कर्म से मतलब क्या होता है, कर्म से पूछा है ना, कर्म से बालक की पहले कौन सी, तो बालक में याद रखना जन्म के समय 130 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है, और बालिका की पूछे तो बालिका की तेज होती है 144 प्रति मिनट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, है ना, और पता भी नहीं चलता कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मित्रों ध्यान रखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 16 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न संख्या 17 देखिए, शेषावस्था में काम प्रवृत्ति का उदाहरण है। शेषावस्था के प्रश्न है ना। अब देखिए शेषावस्था में काम प्रवृत्ति रिक्त स्थान होती है। एक प्रश्न मैंने बना लिया, बताओ शेषावस्था में काम प्रवृत्ति रिक्त स्थान होती है, क्या होती है, तीव्र या कम। तो याद रखना भाई साहब प्रबल होती है, यानी कि काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। शेषावस्था में भी काम प्रवृत्ति जानते हो ना आप, है ना, जानते हो बिल्कुल, है ना, इतने बोले ना हो, काम प्रवृत्ति जानते हो, तो प्रबल या तीव्र होती है मित्रों। अब शेषावस्था में भी होती है, देखिए किशोरावस्था में तो होना जायज है, लेकिन शेषावस्था में कैसे होती है, तो आपको बता दूं मैं, किशोरावस्था में तो किशोर और किशोरियां क्या है, उसको व्यक्त कर देते हैं, है ना, नियंत्रित नहीं रहता समय को, पर तो व्यक्त कर देते हैं। लेकिन ये याद रखना शेषावस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल या तीव्र होती है, लेकिन इसे अन्य अवस्थाओं की तुलना में शिशु क्या कर नहीं पाते, इसको व्यक्त नहीं कर पाते मित्रों। क्या नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, है ना, शिशु व्यक्त नहीं कर पाते, इसे आपको पता है। लेकिन इसका उदाहरण क्या है, काम प्रवृत्ति फिर कैसे पाए जाते हैं, तो देखिए स्तनपान करना, स्तनपान करना। इसके अलावा फ्राइड ने जो मनोलैंगिक सिद्धांत की जो अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं, उसमें उसने जो लैंगिक अवस्था बताई, उसमें क्या बताया उसने, कि जैसे अंगूठा चूसना, वो भी क्या है, काम प्रवृत्ति उदाहरण है। माता का स्तनपान करता है, वो भी काम प्रवृत्ति का। और इसके अलावा यौन अंगों पर हाथ रखना, है ना, तो ये भी क्या है, यौन अंगों को स्पर्श करना, ये काम प्रवृत्ति का ही उदाहरण है, लेकिन इसे व्यक्त नहीं कर पाता है शिशु, है ना, यानी प्रत्यक्ष रूप में। तो इसका मतलब है उक्त दोनों जो उदाहरण है मित्रों, वो शेषावस्था में काम प्रवृत्ति के उदाहरण माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 देखिए, शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है, शेषावस्था के संदर्भ में उक्त कथन किसका है। अच्छा प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये प्रश्न, क्योंकि डेफिनेशन आती रहती है, और अगर यहाँ से प्रश्न आ गया ना भाई साहब, तो देखिए सारी डेफिनेशन। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने ये शेषावस्था के तीनों पार्ट देखे, उनके लिए मतलब सारी की जो शेषावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिक कथन या परिभाषा है वो पूरी हो चुकी, ठीक है। तो ये देखिए ये परिभाषा हमने पार्ट 1 और 2 में नहीं पढ़ी, तो यहाँ प्रश्न बना लिया कि शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है, मतलब बालक में, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है ना। शेषावस्था के संदर्भ में उक्त कथन किसका है, ब्रिजेज, क्रो, स्ट्रेंग या उपयुक्त सभी। तो ब्रिजेव ने तो वो बात बताई कि 2 साल तक ना बालक में मुख्य 4 संवेग विकसित होते हैं, ये ब्रिजेव ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो उपयुक्त सभी नहीं आएगा। और स्ट्रेंग ने क्या कहा कि खेल खेल में ही बालक को इस अवस्था में शिक्षा देनी चाहिए, है ना। क्यों,
क्योंकि बालक खुद के बारे में और अपने संसार के बारे में खेल के माध्यम से ही जानता। तो ये कथन कहा था मित्रों क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा था कि बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उसे शांत करना चाहिए, क्रो एवं क्रो ने कहा था मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 18 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जन्म के समय शिशु के सोने का समय है। अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ना, कि जन्म के समय या नवजात शिशु के दूं, है ना। अब नवजात शिशु कहूँ तो वो भी 0 से 5 में आएगा ना, शेष अवस्था में ना। जन्म के समय शिशु के सोने का समय क्या होता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 8 से 12 या 15 से 20। तो देखिए जन्म के समय वजन, भार, वजन या भार, लंबाई, है ना, पहले किसका सिर का विकास होता है या किसका होता है, इसके अलावा सोने का क्या है, नाड़ी का हमने पढ़ लिया, मांसपेशी सबके बारे में पढ़ लिया ना। अब जो प्रश्न बचे वो भी हमने, है ना, इसके अलावा टॉपिक में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो याद रखना जन्म के समय शिशु के सोने का समय मित्रों 15 से 20 घंटे है। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं मित्रों अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 20। देखते हैं मित्रों, देखिए इन 20 प्रश्नों के अलावा और कोई ऐसा मोस्ट क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को, इसलिए 20 प्रश्न काफ़ी है ना, क्योंकि बाकी का मैं पार्ट 1 2 में करवा चुका हूँ। तो देखिए शेष अवस्था में बालक गिनती बोलने लगता है। अच्छा प्रश्न है, शेष अवस्था में बालक गिनती बोलता है तो किस अवस्था में बोलता है, किस उम्र में बोलता है? पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में या 5वें वर्ष में? तो मित्रों याद रखना तीसरे वर्ष में बालक क्या करता है, 1 2 3 4 यानी कि गिनती बोलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ कर देता है तीसरे वर्ष में। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 20 में। तो दोस्तों ये शेष अवस्था आपके पूरी हो चुकी है, और ये तीनों पार्ट जिसने देख लिए उसके किसी भी कोई भी ओल्ड टीचिंग एग्जाम हो उसमें शेष अवस्था से संबंधित कुछ भी पीछे मैटर नहीं छूटा है, कुछ भी अन्य, है ना, कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी अगर ये 3 पार्ट देख लिए, इन तीनों को अच्छी तरह रट लीजिए। तो मित्रों ये थे शेष अवस्था के 20 प्रश्न। कमेंट जरूर करना इन 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगले वीडियो देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में मित्रों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों।